हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में स्टार्च जिसमें अमाइलोज के बारे में पढ़े थे। अमाइलोज स्टार्च का बोल रहा है कि अप्रॉक्स 20% टोटल वेट का कंट्रीब्यूशन रखता है और उसमें से जो देखे थे कि अमाइलोज में बहुत सारे अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट जुड़े होते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और वे सभी लीनियर चेन में होते हैं, एक कंटिन्यूअस चेन में होते हैं, उसमें कोई ब्रांच्ड चेन नहीं होता है। अब बोल रहा है कि अमाइलोज में ये जो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लीनियर चेन में जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो वह लीनियर चेन का फॉर्मेशन के चलते क्या होता है कि इसमें हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। द अमाइलोज polymer chain, the amylose polymer chain is able to form a helix with 6 glucose unit with 6 glucose units per turn due to alpha glycosidic linkage, मतलब लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ना कि ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में एक लीनियर चेन में जुड़े हुए थे तो बन रहा था अमाइलोज। तो बोल रहा है कि इसमें से 6 ग्लूकोज यूनिट, ऐसा 2 4 6 मिल करके जो है हेलिक्स बनाते हैं। किस प्रकार से हेलिक्स बनता है तो देखोगे यहाँ, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा ऐसे। दिस वन इज हेलिक्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक, अब वो बोल रहा है कि जब स्टार्च सॉल्यूशन में जो है आप आयोडीन के सॉल्यूशन को मिलाओगे, नहीं जैसे बोल रहा है कि स्टार्च सॉल्यूशन है, ठीक, इसमें आप आयोडीन के सॉल्यूशन को मिला रहे हो, तो जैसे ही आयोडीन मिलाओगे स्टार्च में तो बोल रहा है कि अब ब्लू कलर का हो जाएगा। शुरू में तो कलरलेस रहता है ना, स्टार्च जो है कलरलेस है, लेकिन जैसे ही आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाओगे तो आयोडीन मिलाने से बोल रहा है कि वह कैसा हो जाता है, ब्लू कलर। और फिर से जब इसको हीट करोगे बहुत ज़्यादा नहीं, 248 से 253 केल्विन तक, तो इसका ब्लू कलर जो है गायब हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और फिर इसी को वापस कूल करोगे तो वही ब्लू कलर आ जाएगा। तो स्टार्च जो कि कलरलेस है लेकिन उसमें आयोडीन सॉल्यूशन मिलाओगे तो आयोडीन सॉल्यूशन मिलाने से ब्लू कलर हो जाता है, फिर हीट करोगे तो ब्लू कलर गायब हो जाएगा, लेकिन वापस टेम्परेचर कम कर दोगे तो फिर से वही ब्लू कलर आ जाता है। इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं स्टार्च का टेस्ट के लिए, कि जैसे आयोडीन वगैरह है ना, या छोड़ दो, स्टार्च जिसमें पाया जाता है आलू है, भात है, ये सब चीज़ हुआ, तो तुम क्या करो उसमें आयोडीन थोड़ा सा छिड़क दो। अब छिड़कोगे तो देखना कि ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ब्लू कलर का हो गया क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट था और स्टार्च I2 से कंबाइन करता है तो ब्लू कलर देता है। अब है कि आयोडीन आ जाने से स्टार्च ब्लू कलर क्यों देता है, स्टार्च जो है ब्लू कलर क्यों देता है, तो इसी के लिए स्ट्रक्चर बताए हैं। तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि यह जो स्टार्च में अमाइलोज का चेन बना था, अमाइलोज का जो ऐसा चेन बना, तो होता क्या है कि आयोडीन जो है ना सब इस स्पाइरल में यहाँ एडजस्ट कर जाता है। देखो अभी सब जगह यहाँ आयोडीन आ जाएगा, आयोडीन ऐसा एक जगह रहेगा आयोडाइड आयन, बाकी सब में आयोडीन आ जाता है।
तो जब आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च में मिलाया जाता है तो स्टार्च में जो अमाइलोज है, और बताए कि अमाइलोज का जो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें यह जो स्पाइरल है, ये जो मुड़ा हुआ है, राउंडिंग स्पाइरल बोलेंगे इसको, इसमें आयोडीन के एटम जाकर के इंसर्ट कर जाते हैं, वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। तो पर टर्न टोटल 5 आयोडीन है और इसमें से 1 माइनस, तो ये I5 माइनस स्पीशीज बनता है और इसके चलते होता है चार्ज ट्रांसफर। देखो किसी भी सब्सटेंस में कलर तब आता है ना जब उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करे, एक्साइटेड स्टेट में जाए, फिर एनर्जी को इमिट करे, वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आए, तो इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के दरमियान जो रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिट होता है उसी के चलते सब्सटेंस का कलर आता है। तो जब इसमें आयोडीन नहीं रहेगा तब तो यह नॉर्मल कार्बन हाइड्रोजन का चेन हुआ, समझो एक प्रकार से, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होंगे तो कोई कलर उसमें नहीं रहेगा। लेकिन जब आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो बोल रहा है कि अमाइलोज का जो ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर बना है, इसमें से स्पाइरल के अंदर ऐसा आयोडीन के एटम इंसर्ट हो जाते हैं, एक जगह आयोडाइड आया, मतलब टोटल ऐसे 5 आयोडीन, एक जिस पर माइनस है, मतलब ओवरऑल I5 माइनस बन गया। और जो यह I5 माइनस स्पीशीज बनता है इसके चलते होता है चार्ज ट्रांसफर, या पूरा बोलो कि यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जैसा बन गया, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डी ब्लॉक में हम लोग पढ़े हैं, उस प्रकार से यहाँ पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप का बन जाता है। तो यह जो I5 माइनस बना इसी के चलते चार्ज ट्रांसफ़र होगा और उसमें कलर आएगा। चार्ज ट्रांसफ़र का बात यदि पहले से समझे हो तभी यह कंसेप्ट समझ में आएगा, और नहीं तो एक सिंपल सा बात ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेगा कि स्टार्च सॉल्यूशन में आयोडीन सॉल्यूशन मिलाने से ब्लू कलर हो जाता है, रीजन क्या है उसका। तो ऑप्शन दे देगा डी ट्रांजिशन, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज कॉम्प्लेक्स, ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, या फिर पूछेगा कि उसमें से क्या एडजस्ट होता है बीच में, I5 माइनस, I4 माइनस, ऐसे करके। तो याद रखिएगा I5 माइनस स्पीशीज वहाँ जा कर के जुड़ता है और एक चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी के चलते जो है कलर हो जाता है कैसा, ब्लू हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, अमाइलोज तो हो गया, अब अमाइलोपेक्टिन देखे थे हम लोग। स्टार्च जो है 2 यूनिट से मिलके बना होता है, अमाइलोज से और एक अमाइलोपेक्टिन से। तो अमाइलोज में तो देख लिए कि इसमें अल्फा डी ग्लूकोज जो है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा है और लीनियर चेन में जुड़ा हुआ है। वे सभी किस चेन में जुड़े हैं, लीनियर चेन में जुड़े हुए हैं। अमाइलोपेक्टिन में किस प्रकार का लिंकेज है उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट अमाइलोपेक्टिन, ऐसा तो बोल रहा है कि यह वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। अमाइलोज वाटर इनसॉल्युबल था, अमाइलोपेक्टिन जो है वह वाटर सॉल्युबल होता है। यह ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का ब्रांच चेन पॉलीमर है जिसमें 100 से भी ज़्यादा यूनिट होते हैं या 1000 से ज़्यादा, कंटेनिंग मोर देन 1000 यूनिट्स। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज का जिसमें 1000 से भी ज़्यादा अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़े होते हैं। फिर बोल रहा है कि इसमें से जो मेन चेन है, द मेन चेन कंसिस्ट्स ऑफ एन अल्फा 1,4
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज and has branches at intervals of 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट्स। मतलब ऐसे ऐसे मान लो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट हैं। अब इसमें से मान लो कि यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 20 है, तो बोला है कि यही 20 से 25 ग्लूकोज यूनिट के बाद ब्रांच होता है। मतलब यहाँ से फिर ऐसे ब्रांच से जुड़ने लगेगा, इधर भी ऐसे ब्रांच से जुड़ने रहेगा, तो लीनियर चेन होगा। लीनियर चेन में बोल रहा है कि प्रत्येक 20 से 25 ग्लूकोज यूनिट के बाद ब्रांचिंग होता है। ब्रांचिंग मतलब अब जो यहाँ ग्लूकोज का यूनिट जुड़ेगा वह लीनियर चेन नहीं बल्कि साइड चेन के रूप में जुड़ेगा ऐसे, और ब्रांच होगा। आगे देखते ही हम लोग। अब बोल रहा है कि यह जो ब्रांच होगा वह मेन चेन से जुड़ा हुआ रहेगा 1,6 लिंकेज से। आपस में ग्लूकोज यूनिट जो लीनियर चेन बनाएंगे वे जुड़ेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक से, लेकिन जो ब्रांच वाला है वह कैसे जुड़ेगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। मतलब एक का कार्बन नंबर 1 होगा तो दूसरे का कार्बन नंबर 6 होगा। अब इसमें से बोल रहा है कि जैसे हेलिकल स्ट्रक्चर बना था पीछे अमाइलोज में, अमाइलोपेक्टिन में भी बन सकता है, और वह हेलिकल स्ट्रक्चर बनने के चलते ही फिर से आयोडीन के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आयोडीन के साथ कलर आएगा तो उसमें ब्लू कलर आ रहा था, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है बोल रहा है वायलेट कलर देता है। तो अब स्ट्रक्चर की ओर हम लोग बढ़े। देखो मेन क्या अंतर ध्यान में रखना है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में। सो अमाइलोज लीनियर चेन पॉलीमर है, उसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। अब ब्रांचिंग कहाँ कहाँ होगा तो बोल रहा है प्रत्येक 20 से 25 ग्लूकोज यूनिट जो होंगे लीनियर चेन के, 20 से 25 ग्लूकोज यूनिट जो होंगे लीनियर चेन के, उसके बाद ब्रांचिंग होगा। तो लीनियर चेन मतलब जो मेन चेन हुआ उसमें जो ग्लूकोज यूनिट जुड़े रहेंगे वे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और जो ब्रांच वाला जुड़ा होगा वह रहेगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो फिर कैसा स्ट्रक्चर बनता है अमाइलोपेक्टिन का हम लोग देखें जरा। तो सबसे पहले इसके लिए लीनियर चेन वाला हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। लीनियर चेन के लिए तो लीनियर चेन के लिए हावर्थ प्रोजेक्शन से दिखाते हैं सबको। EH OH फिर H OH OH H फिर H OH, यहाँ CH2OH और H। उसी प्रकार से ऐसे और भी यूनिट्स बनेंगे तो सबको बना लेते हैं। तो यहाँ भी H OH फिर H OH OH H फिर H OH CH2OH H। एक यूनिट और H OH फिर H OH OH H फिर H OH, और यहाँ हो जाएगा CH2OH और H। अब सब जगह पहले तो नंबरिंग कर लो। तो ये हुआ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसा। अब इसमें से बोल रहा है कि ये सभी हुए अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज सारे आपस में जुड़े रहेंगे 1,4 लिंकेज से। मतलब ऐसा यहाँ जुड़ता है सब ना, इस प्रकार से होता है ऐसा, यहाँ सब जुड़ते जाएगा आपस में इस प्रकार से। वैसे ही भी आगे बढ़ेगा इधर, और इस तरफ भी आगे बढ़ेगा ये चेन ऐसा। तो ये हुआ मेन चेन।
दिस इज मेन चेन, पूरा मेन चेन हुआ जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब क्या हुआ कि एक का पहला कार्बन दूसरे का 4th कार्बन से अटैच है, देखो ऐसा। तो ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ। अब बोल रहा है कि इसमें आएगा ब्रांच, तो ब्रांच सब यूनिट से नहीं जुड़ा रहता बल्कि प्रत्येक 20 से 25। तो ऐसा करो कि किनारे वाला को जो है मान लो कि यहाँ से यहाँ ऐसा ऐसा होल n है, जहाँ n का वैल्यू होगा 20 से 25। तो 20 से 25 यूनिट ऐसा ऐसा हो गया, तो अब ब्रांचिंग इसके पहले होगा और उसके बाद होगा। तो मान लो अब यहाँ से हम लोग ब्रांचिंग दिखाएं, तो अब यहाँ से ब्रांचिंग कैसे बनेगा समझोगे। ऐसा H OH फिर H OH OH H फिर H OH और लास्ट में CH2OH और H, ऐसा। इधर भी फिर वैसे ही यूनिट्स जुड़े रहेंगे, O तो H OH फिर H OH OH H फिर H OH और यहाँ हो जाएगा CH2OH और H, ऐसा। तो सबसे पहले तो ये सब आपस में जुड़ेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ऐसा O, वैसे इधर भी जुड़ेगा अपना ही O, और मान लो ऐसा ऐसा टोटल n यूनिट है, ऐसा। तो अब जो यह हुआ दिस इज ब्रांच, और E जो है पूरा E हुआ मेन चेन, ठीक। तो क्या लिखे कि ब्रांच और मेन चेन का जो कनेक्शन होगा 1,6 लिंकेज से होगा। तो इसका एक कार्बन नंबर 6 है, यहाँ से नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका OH और इसका H H2 हो जाएगा, और अब यहाँ से ही ऐसा जुड़ेगा इस प्रकार से O, ऐसा। तो अब देखो यहाँ जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है, ये ब्रांच वाला का कार्बन 1 है और मेन चेन वाला का कार्बन नंबर 6 है। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऐसा। तो ये हुआ पूरा अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर, दिस इज अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, समझे। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में अंतर क्या हुआ, तो अमाइलोज में केवल यह लीनियर चेन था, उसमें ऐसे कोई साइड चेन ब्रांच नहीं था। तो अमाइलोज में जैसा अरेंजमेंट था ग्लूकोज यूनिट का 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो वह 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से हम लोग सारे ग्लूकोज यूनिट को जोड़ दिए, एक मेन चेन बना लिए, एक लीनियर चेन बना लिए। अब बोल रहा है इसमें कि मेन चेन में प्रत्येक 20 से 25 ग्लूकोज यूनिट के बाद और उसके पहले होता है ब्रांचिंग। तो मेन चेन के ग्लूकोज यूनिट आपस में 1,4 लिंकेज से जुड़े होते हैं, लेकिन जो ब्रांच होता है वहाँ जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वह कौन सा बनता है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। इधर 1,4 और यहाँ कौन सा बना, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना इसमें। तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए जो ब्रांच्ड है उसका कार्बन नंबर 1 और इधर जो मेन चेन का है उसका कार्बन नंबर 6, ई दोनों का OH आपस में इंटरैक्ट करके H2O निकलेगा और यहाँ COC मतलब ईथर लिंकेज मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट यही हो गया कि अमाइलोपेक्टिन में जो मेन चेन और ब्रांच चेन का लिंकेज होता है वह कौन सा लिंकेज होता है। तो ऐसे ऑप्शन दे देंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऐसे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आ सकता है कि अमाइलोपेक्टिन में ही जो मेन चेन में ग्लूकोज यूनिट जुड़े रहते हैं वह कौन सा लिंकेज होता है। तो यहाँ 1,4 ग्लाइकोसिडिक है और ब्रांच के साथ 1,6 है, बस इतना सा बात केवल ध्यान में रखना है। अब चूंकि इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी अमाइलोज से इसका बिल्कुल अलग होगा, टफनेस वगैरह के आधार पे जो है या भारी पड़ जाएगा उस पर।
ब्रांचिंग के चलते ऐसा। तो यह था स्टार्च के बारे में कि स्टार्च ओवरऑल 2 यूनिट से बना होता है, किससे किससे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से। अमाइलोज बोल रहा है कि टोटल वेट जो है स्टार्च का उसका अप्रॉक्स 20% कंट्रीब्यूट करता है। बाकी इसमें आ गया अमाइलोपेक्टिन। दोनों जो है वे आयोडीन के साथ कलर देते हैं, एक ब्लू कलर देता है, दूसरा वायलेट देता है। अमाइलोज देता है ब्लू कलर और अमाइलोपेक्टिन वायलेट कलर। और कलर जो एराइज होता है वह चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन के चलते। यह कलर वाला बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर क्यों देता है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स इन विच I5- यूनिट इज इंसर्टेड इन द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो इतना सा बात ध्यान रखोगे यहाँ से। बाकी बताया कि चैप्टर से जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा और वहाँ से समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, या कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जो है पूछे जाते हैं। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड समाप्त किए हम लोग। अब इसमें से 2 और देखना है, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन। तो अब हम लोग प्रॉपर्टी डील करते हैं कुछ सेलुलोज के लिए। सेलुलोज फॉर्मूला वही C6H10O5 का होल n। बोल रहा है कि यह मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, पृथ्वी पे पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वह है सेलुलोज। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे पाए जाने वाला जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से सब में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है, सेलुलोज। इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट, इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेल वॉल्स होते हैं वे बने होते हैं सेलुलोज से ही। फिर बोल रहा है कॉटन इज ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज। कॉटन रुई जो होता है मेडिकल स्टोर वगैरह में हम लोग देखते हैं वह प्योर सेलुलोज ही है, 90 to 95% सेलुलोज। लकड़ी वुड कंटेन्स सेलुलोज 40 to 45%, लेकिन यह प्योर फॉर्म में नहीं होता है। लकड़ी में बोल रहा है कि लगभग 50% हिस्सा उसका सेलुलोज से ही है, लेकिन केवल सेलुलोज नहीं बल्कि उसमें एक और होता है लिग्निन। और ये लिग्निन क्या है, तो दिस इज पॉलीमेरिक फिनॉल्स। बहुत सारे फिनॉल्स वहाँ पॉलीमर के फॉर्म में होते हैं, वह लिग्निन कहलाता है। तो लिग्निन प्लस सेलुलोज मिल करके प्लांट का, लकड़ी का लगभग आधा हिस्सा बनाता है। मतलब समझ लो जो स्टीम होता है उसका तना वह मेनली सेलुलोज ही है, लेकिन केवल प्योर सेलुलोज वहाँ नहीं है, सेलुलोज के साथ लिग्निन है। और लिग्निन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि यह पॉलीमेरिक फिनॉल्स है। उसके बाद सेलुलोज इज ए कलरलेस, सेलुलोज इज ए कलरलेस एमॉर्फस सॉलिड। ऑब्वियसली एमॉर्फस होगा,
क्योंकि पॉलीसेकेराइड है और सॉलिड तो होना ही है, क्योंकि इतने सारे यूनिट आपस में जुड़े हुए हैं तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो एक कलरलेस एमॉर्फस सॉलिड है, बहुत ज़्यादा हीट करने पे डिकम्पोजिशन हो सकता है। वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन अमोनियकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, बट सॉल्युबल इन अमोनियकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्विट्जर रिएजेंट के नाम से जानते हैं, स्विट्जर रिएजेंट के नाम से जानते हैं। याद रखोगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ से, सेलुलोज वाटर में नहीं घुलता है, लेकिन क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का अमोनियकल सॉल्यूशन जो है, जिसको स्विट्जर रिएजेंट के नाम से जानते हैं, उसके साथ डिजॉल्व कर जाता है। तो उसके साथ डिजॉल्व कर जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता होगा वहाँ डिजॉल्व करने के बाद, इसलिए वहाँ डिजॉल्व हो जा रहा है। अब बोल रहा है कि सेलुलोज का जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ग्लूकोज मिलता है। हम लोग पहले भी देखे हैं कि सेलुलोज एक ग्लूकोसेन है, और ग्लूकोसेन है इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो कौन सा ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज तो दो है, अल्फा और बीटा। तो इसके पहले स्टार्च में जो हम लोग देखे कि स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज यूनिट जुड़े हुए थे, तो क्या सेलुलोज में भी अल्फा है या फिर इसमें बीटा है, तो बीटा होता है। जैसे आप मान लो C6H10O5 का होल एन, दिस इज सेलुलोज, प्लस NH2O, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा, हीट करोगे तो N मोल C6H12O6 एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। समझ गए बात को। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो गया कि स्टार्च बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज से, लेकिन यह जो सेलुलोज है यह बना है किससे, बीटा डी ग्लूकोज से। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्लूकोज से ही, लेकिन बोलेगा आप दोनों में अंतर क्या है। यदि दोनों ग्लूकोज से ही बना हुआ है तो फिर दोनों के प्रॉपर्टी में अंतर क्यों है, दोनों अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या बात बताओगे आप कि स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज है, जबकि सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज है। बस इतना सा बात याद रखेंगे। अब इसमें से एक बात बोल रहा है कि जो प्योर सेलुलोज है, प्योर सेलुलोज इज ऑब्टेन्ड बाय सक्सेसिवली ट्रीटिंग कॉटन, वूल, फ्लैक्स और पेपर विथ डाइल्यूट अल्कली और कोई एसिड HCl। इससे क्या होता है कि दिस ट्रीटमेंट जब रिएक्शन करवाया जाता है तो दिस ट्रीटमेंट रिमूव्स मिनरल मैटर, मतलब जो इनऑर्गेनिक पोर्शन जुड़ा होता है उसके साथ वहाँ से हट जाता है। वाटर हटेगा, अल्कोहल यदि है तो वो भी हट जाएगा, ईथर है तो वो भी वहाँ से हट जाएगा। तो इस केस में यहाँ बोल रहा है कि फाइनली फिर सेलुलोज बचेगा। तो सेलुलोज इज लेफ्ट बिहाइंड एज वाइट पाउडर, वाइट पाउडर। ऐसा कि सेलुलोज को कॉमर्शियली यदि बनाना चाहे तो जो पेपर कागज़ वगैरह है उस सब को गला करके अल्कली के साथ उसको ट्रीट करवाया जाता है या कोई एसिड से। तो जब वैसे ट्रीट करवाओगे हाई टेम्परेचर पे
तो बोल रहा है कि सेलुलोज वहाँ जो प्रेजेंट था तो उसके साथ जो और भी फालतू चीज़ जुड़े हुए थे, जैसे कोई मिनरल्स वगैरह जुड़ा होगा, वाटर होगा, अल्कोहल होगा, ईथर होगा, तो ये सभी वहाँ से हट जाते हैं और सेलुलोज बच जाता है वाइट पाउडर के रूप में। तो इस प्रकार से जो है कॉमर्शियली सेलुलोज को बनाया जाता है। तो अभी तक जो बात हम लोग देखे सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से कंपोज्ड है और साथ ही साथ सेलुलोज इस अर्थ पे पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्योर कॉटन वगैरह जो है वे सभी मेनली सेलुलोज ही हैं। फिर बोल रहा है प्लांट का जो सेल वॉल है सेलुलोज से बना है। प्लांट्स का मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम मतलब अप्रॉक्स 50% बोल रहा है सेलुलोज से है, जिसमें सेलुलोज के साथ लिग्निन भी जुड़ा है, दोनों कंबाइंड फॉर्म में है। और यह लिग्निन क्या था? पॉलीमेरिक फिनॉल था। तो अभी तक में से कि इंपॉर्टेंट बात हम लोग याद रखेंगे यहाँ कि बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बना है क्या? सेलुलोज। तो सेलुलोज के कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज और फिर स्ट्रक्चर को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।